नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। चारधाम में श्रद्धालुओं का आंकड़ा पहुंचा 10 लाख की पार। तीर्थ यात्रियों की सहूलियत को सजग राज्य सरकार। बद्रीनाथ और केदारनाथ में कल से यात्रा मजिस्ट्रेट की होगी तैनाती। श्रद्धालुओं के लिए खुले हेमकुंड साहिब के कपाट। 3,500 से ज्यादा श्रद्धालु बने पवित्र अवसर के साक्षी। पहली अरदास में शामिल होकर दिखा संगतों का उत्साह। चारधाम यात्रा के लिए हेली टिकट बुक कराने का दावा करने वाली फर्जी वेबसाइट्स पर कसा शिकंजा। एसटीएफ और साइबर पुलिस ने बंद की 12 वेबसाइट्स। और पहाड़ी जिलों में बारिश ने थामी जंगलों में आग की रफ्तार। वनाग्नि की घटनाओं में दर्ज हुई कमी। सैटेलाइट सेंसर से मिलने वाले अलर्ट भी हुए कम। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में चारधाम यात्रा शुरू होने के महज 15 दिनों में ही चारों धामों के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 10 लाख के पार पहुंच गया है। अब तक 10,30,621 श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन किए हैं। सबसे अधिक करीब 4.5 लाख श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम के दर्शन किए हैं। बद्रीनाथ के दर्शन करने वालों का आंकड़ा 2,20,000 के पार पहुंच गया है, जबकि गंगोत्री में 1,76,000 से अधिक और यमुनोत्री में 1,86,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने दर्शन और पूजा अर्चना की है। इस बीच बद्रीनाथ और केदारनाथ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए राज्य सरकार ने दोनों धामों में यात्रा मजिस्ट्रेट की तैनाती की है। ये तैनाती कल से 6 जून तक के लिए की गई है। यात्रा मजिस्ट्रेट के रूप में बद्रीनाथ धाम में अशोक कुमार पांडे और केदारनाथ धाम में पंकज कुमार उपाध्याय को तैनात किया गया है। सिखों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब के कपाट आज शबद कीर्तन और इस साल की पहली अरदास के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। इस अवसर पर 3500 से अधिक श्रद्धालु मौजूद रहे। आज सुबह घांघरिया से श्रद्धालुओं का पहला जत्था हेमकुंड साहिब के लिए रवाना किया गया, जो करीब 10 बजे हेमकुंड साहिब पहुंचा। हेमकुंड साहिब के मुख्य ग्रंथी मिलाप सिंह ने बताया कि सुबह 9 बजे गर्भगृह से गुरु ग्रंथ साहिब को पंच प्यारों की अगुवाई में दीवान हॉल में स्थापित किया गया। उसके बाद सुखमणि पाठ, शबद कीर्तन और इस साल की पहली अरदास हुई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरुद्वारा से हेमकुंड साहिब 2024 की यात्रा आज खोल दी गई है, जो कि 9:30 बजे गुरु ग्रंथ साहिब की अगुवाई में, पंच प्यारों की अगुवाई में गुरु ग्रंथ साहिब जी को प्रकाश स्थान पर ला करके अरदास करके यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। और यात्रियों के लिए बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ पर कि कोई रास्ते में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि शासन प्रशासन ने हमें बहुत सहायता की है। उनकी सहायता से ही यहाँ पे यात्रा सुगम हो सकती है। और ट्रस्ट भी इसमें बहुत लगनशील है कि ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को सुविधा मिले। चमोली जिला प्रशासन और हेमकुंड ट्रस्ट ने विषम भौगोलिक परिस्थितियों और लगातार हो रही बर्फबारी को देखते हुए घांघरिया से हेमकुंड साहिब के लिए एक दिन में 3,500 तीर्थ यात्रियों को हेमकुंड साहिब के लिए भेजे जाने का निर्णय लिया है। हेमकुंड साहिब और अटलाकोटी से आगे मार्ग में करीब 6 से 8 फीट बर्फ जमी हुई है। सुरक्षा के लिए मार्ग में पुलिस व एसडीआरएफ की तैनाती की गई है। हेमकुंड साहिब ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने कहा कि आज बहुत पवित्र दिन है। इस दिन का संगतों को बेसब्री से इंतजार रहता है। जी, आज बहुत शुभ दिन है और सबको आज गुरु ने अपने दर्शन दिए। जिस दिन का इंतजार 8 महीने होता है कि बर्फ फटेगी और संगत आ पाएगी और गुरु के दर्शन कर पाएगी। गुरु की अपार बख्शिश रही है कि सब यात्री धीरे धीरे ऊपर पहुंच पाए और आज दर्शन कर पाए। हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने से संगतें भी काफी खुश हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि पहली अरदास में शामिल होना हमारे लिए बड़ी बात है। जी खालसा, वाहिगुरू जी फतेह। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ। 25 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆਏ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਪਹਿਲੀ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ
बेनती है कि आओ गुरु गोबिंद सिंह जी की जगह ते आओ, सारे जने आके दर्शन करो। हम इस समय खड़े हैं समुद्र तल से 15,000 से भी अधिक फीट की ऊंचाई पे, और यहाँ पर सिखों का पवित्र स्थल हेमकुंड साहिब है। आज पहली अरदास के साथ हेमकुंड साहिब के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। डीडी न्यूज के लिए हेमकुंड साहिब से शेखर राव। चारधाम यात्रा के लिए हेली टिकट बुक कराने का दावा करने वाली 12 फर्जी वेबसाइट्स को बंद कराया गया है। एसटीएफ और साइबर थाना पुलिस को लगातार शिकायतें भी मिल रही थी, जिनका संज्ञान लेकर ये कार्रवाई की गई है। एसटीएफ ने फर्जी वेबसाइट बनाने वालों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। एसटीएफ के एसएसपी आयुष अग्रवाल ने बताया कि इस मामले में 5 अपराधियों को बिहार से गिरफ्तार किया जा चुका है। इसी तरह एसटीएफ ने गत वर्ष भी 64 वेबसाइट्स बंद कराई थी। इस तरह से अब तक पिछले 2 सालों में 80 फर्जी वेबसाइट्स बंद कराई जा चुकी हैं। पिछले कुछ वर्षों से हेली सेवा को लेकर कुछ धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें कि जो व्यक्ति हेली सेवा बुक करना चाहते हैं उनके द्वारा जब इंटरनेट पर जाकर सर्च किया जाता है तो कुछ फर्जी वेबसाइट्स या एडवर्टीजमेंट सामने आ जाते हैं, और जिनके माध्यम से इनके द्वारा टिकट बुक करा ली जाती है, पैसा भी पे कर दिया जाता है, और बाद में उनको पता चलता है कि ये फर्जी टिकट्स इनको दे दी गई हैं। तो इस तरह के मामलों में हमारे द्वारा कार्रवाई करते हुए पिछले साल से अभी तक लगभग 80 से ज़्यादा वेबसाइट्स को डाउन कराया गया है। साथ ही इसमें पिछले साल एक मुकदमा भी पंजीकृत किया गया था, और जो 5 लोग थे उनको बिहार से हमने गिरफ्तार किया था। एक जो बड़ा गैंग था। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में बारिश के बाद अब वनाग्नि की घटनाओं में कमी देखने को मिल रही है। मुख्य वन संरक्षक निशांत वर्मा के मुताबिक जहां अप्रैल से मई के पहले सप्ताह तक जंगलों में आग की घटनाएं ज्यादा देखने को मिल रही थी, वहीं 9 मई के बाद वनाग्नि के मामलों में कमी आई है। उन्होंने बताया कि सैटेलाइट सेंसर के माध्यम से मिलने वाले अलर्ट भी इस बीच काफी कम हुए हैं। मुख्य वन संरक्षक ने बताया कि वनाग्नि के जिन मामलों में शरारती तत्वों की संलिप्तता पाई गई उनमें सख्त कार्रवाई की गई है। साथ ही 434 वन अपराध दर्ज किए गए हैं। इनमें 65 वन अपराध नामजद हैं। अभी जो वनाग्नि सत्र हमारा 2024 का रहा है, तो उसमें सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल से लेके और 8-9 तारीख मई तक जो है काफ़ी वनाग्नि घटनाएं हुई थी। उस समय लंबे समय तक ड्राई स्पेल भी रहा था, टेम्परेचर वगैरह भी थे, विंड्स भी थी, और उस वजह से जो है कई वनाग्नि घटनाएं हुई थी। लेकिन 9 तारीख के बाद से जो है ये ट्रेंड में कमी आई है, वनाग्नि घटनाओं में काफ़ी कमी आई है, और वर्तमान में तो जो है जो सैटेलाइट सेंसर्स के माध्यम से हमें अलर्ट्स प्राप्त होते हैं उनमें भी कमी आई है। और लार्ज फॉरेस्ट फायर तो कल भी नहीं थी, आज एक लार्ज फॉरेस्ट फायर अलर्ट आया था जिसको कि नियंत्रित कर दिया गया है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे, और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। पौड़ी जिले के किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कोटद्वार स्थित राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र सभागार में गुणवत्ता युक्त सब्जी उत्पादन में सुनियोजित खेती का महत्व विषय पर 1 दिन का प्रशिक्षण दिया गया। कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर से आए वैज्ञानिकों ने किसानों को गुणवत्ता युक्त उत्पादन बढ़ाने के संबंध में जानकारी दी। इससे पूर्व वैज्ञानिकों ने पलायन से प्रभावित ग्राम बरसवार झटरी जोग्याना गांव में जाकर कृषकों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के विषय में भी समझाया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रगतिशील किसानों को बीज और दवाइयों का वितरण भी किया गया। उद्यान विशेषज्ञ प्रभाकर सिंह ने बताया कि किसानों को रूफ फार्मिंग के विषय में जानकारी दी गई। उनका कहना है कि अब लोग भूमि के अभाव में अपने छतों पर भी विभिन्न सब्जियों का उत्पादन कर सकते हैं।
और यहाँ पर सबके सीजन के अनुसार बीज, रूफ फार्मिंग के बारे में बताया कि आजकल जमीन किसी के पास नहीं है तो रूफ फार्मिंग, छत के ऊपर कैसे खेती की जा सकती है, तो उसके भी सैंपल के लिए उसके लिए दिया गया। और मैं यहाँ के प्रभारी प्रधानाचार्य जो इसके नवानी जी हैं उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये निश्चित है कि पूरे इस क्षेत्र में ये पहुंचेगा आपके माध्यम से और किसानों के अंदर जागृति आएगी। जो पंतनगर विश्वविद्यालय चाहता है कि जो बाहर से सब्जी आ रही है तो आखिर में कोल्ड वार में हम क्यों नहीं कर सकते। वैज्ञानिक डॉक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि किसानों को खेती संबंधी तकनीकी ज्ञान दिया गया जिससे उनका उत्पादन अच्छा हो सके। किसानों के साथ मेन समस्या ये है कि बहुत सारी तकनीक जो कि विभिन्न प्रकार के विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की जा रही है, स्पेशली पंतनगर के द्वारा, वो किसानों तक नहीं पहुंच पा रही है। तो हम ऐसे क्षेत्रों में जाकर उन किसानों को ये जागरूक कर रहे हैं और उनको इस तरह की तकनीकों से अवगत करा रहे हैं जिससे कि वो इस तकनीक का उपयोग करके अपने जो बागवानी है या खेती है उसमें उत्पादन क्षमता बढ़ा सकें। इस कार्यक्रम में उपस्थित किसानों ने भी प्रशिक्षण को लाभकारी बताया। उनका कहना है कि उत्पादन बढ़ाने के लिए अच्छी जानकारी दी गई जिसका लाभ सभी को मिलेगा। यहाँ पे हम उद्यानपति हैं तो हमने कीवी का भी बगीचा लगा रखा है, माल्टे का लगा रखा है। तो उसी चक्कर में हम आज यहाँ उद्यान विभाग के विशेषज्ञ आ रखे थे तो उनसे दवाइयों के बारे में, उनके देखभाल के बारे में सीखा। उनसे उन्होंने हमको अच्छी अच्छी बातें बताई दवाइयों के बारे में कि पेड़ों का रखरखाव कैसे करना है। मैं कह ये प्रशिक्षण बहुत अच्छा है पर ये प्लेन की जगह पहाड़ी क्षेत्र में होना चाहिए, जैसे ब्लॉक मुख्यालय हो गया, न्याय पंचायत स्तर पे भी होने चाहिए। देहरादून शहर में वाहनों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है जिसके चलते यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। शहर में जगह जगह लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए परिवहन विभाग एक नई शुरुआत करने जा रहा है। जल्द ही परिवहन विभाग की इंटरसेप्टर बाइक शहर में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करते हुए नजर आएगी। संभागीय और परिवहन अधिकारी सुनील शर्मा ने बताया कि शहर में जल्द ही आरटीओ सिटी पेट्रोलिंग बाइक ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए सड़क पर उतरेगी जो यातायात नियमों को तोड़ने वालों पर नजर रखेगी और उन पर कार्रवाई भी करेगी। उनका कहना है कि इससे यातायात व्यवस्था को सुधारने में मदद मिलेगी। सारे टू व्हीलर सचल दल हैं जो परिवहन विभाग की ओर से शहर के मुख्य मार्ग या ऐसे मार्ग जो मुख्य मार्ग से जुड़ते हैं वहां पर इनके द्वारा चेकिंग की जाती है और इनका मुख्य उद्देश्य है जो टू व्हीलर पर लोग बिना हेलमेट के जा रहे हैं या ट्रिपल राइडिंग कर रहे हैं या छोटे बच्चे इनको चलाने का प्रयास कर रहे हैं उनका चालान करते हैं। साथ में फोर व्हीलर पर जो बगैर बेल्ट के लोग चला रहे हैं उसके ऊपर चालान करते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य है कि सड़क सुरक्षा की दृष्टि से टू व्हीलर और प्राइवेट फोर व्हीलर्स पर चालान करना अगर वो नियमों का उल्लंघन करते हैं। नर्सिंग शिक्षक एसोसिएशन ऑफ इंडिया दिल्ली एनसीआर शाखा की ओर से आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन हो गया है। देहरादून में आयोजित इस राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय बियॉन्ड बॉर्डर एक्सप्लोरिंग क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी इन रियलिटी था। उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ करते हुए कहा कि सम्मेलन में नर्सिंग के पेशे में गुणात्मक अनुसंधान पर चर्चा हो रही है। किसी भी विधा के विकास के लिए शोध और रिसर्च का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि नर्सिंग पेशे से जुड़े लोगों में गुणात्मक सुधार के लिए इस तरह के सम्मेलन की महत्वपूर्ण भूमिका है। आयोजक ललित मोहन जोशी ने अतिथियों का स्वागत किया। बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये पहला उत्तराखंड में नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष में इस तरह की ये पहली कॉन्फ्रेंस है। और हम ये देख रहे हैं कि मेडिकल साइंसेज, मेडिकल फैसिलिटीज हमारी एक्सपैंड कर रही है। हमारे उत्तराखंड में हम देखें तो कितने सारे अब हॉस्पिटल्स और कॉलेजेस हो गए हैं, लेकिन उन सब में एक समरूपता लाना, उनमें क्वालिटी को कंट्रोल करना, ये सब आप खाली NABH सर्टिफिकेशन हो गया, लेकिन डे टू डे जो क्वालिटी सर्विस है वो हमारे पैरामेडिक्स ही डिसाइड करते हैं। वहीं स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर विनीता शाह ने कहा कि इस तरह के सम्मेलनों का आयोजन होना उत्तराखंड के लिए सौभाग्य की बात है। इन 2 दिनों के मंथन में जो निष्कर्ष निकलकर आएगा उससे उत्तराखंड नर्सिंग के क्षेत्र में सुधार होंगे।
ये काफ़ी बहुत अच्छी पहल है और ये फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस है और ये एक तरह से नर्सिंग की सेवा को एक्सपेंड करने के लिए कि हमें एक्सप्लोर करना है, क्वालिटेटिव रिसर्च की ओर जाना है। ये बहुत नया कंसेप्ट है और ये स्टेट में पहली हो रही है। बहुत अच्छा अचीवमेंट है। मैं इस संस्थान के निदेशकों को बधाई देती हूँ। ऐसे उसके उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।